Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 सर्कल का। ओके, तो मैंने 3.3 में जो है आपको प्रॉपर्टी बताई थी, सेंट्रल एंगल जो है इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग आर्क को, उसके जो सामने आ रही है। ओके, और बॉर्डर से जो होगा वो उसका हाफ होगा। ओके, सो एंगल ACB किसका हाफ होगा? AB का। ओके, इंटरसेप्ट आर्क। ओके, तो उसको हम लोग जो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बोलते हैं। तो ये चीज जो है मैंने आपको बताई थी, तो वही चीज जो है यूज करेंगे हम लोग और इसमें फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको 3.3 के स्टार्टिंग के अंदर जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में जो है थोड़ा सा बता चुका हूं, बट फिर भी बताता हूं कि AOB जो है ये किस डायरेक्टली इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से टच है। ओके, और इतना कवर कर रहा है, तो AOB जो है A से लेके B तक के कवर कर रहा है, और ACB भी जो है वो A से लेके B तक के कवर कर रहा है। बट ये वाला एंगल और ये आर्क क्या होगी? सेम होगी। मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क। बट इन केस ऑफ एंगल ACB जो है वो भी AB को कवर कर रहा है, बट वो बॉर्डर पे है। तो हम लोग इसके अंदर करेंगे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी। तो जो होती है एंगल ACB इज हाफ ऑफ आर्क AB। ओके, सो हम लोग ये लिखिए, ये सारी वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। अब हमको क्या पता है कि AO और OB क्या है? सेम। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट तो दिया हुआ नहीं, बट हमें फाइंड करना है ये सब। तो हमको दिमाग जो है लगाना है कि O से लेके A तक की भी रेडियस है, O से लेके B तक के भी रेडियस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? OA किसको इक्वल आ रहा है? OB को। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OA किसको इक्वल है? OB को। बट क्वेश्चन में भी एक स्टेटमेंट दिया है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। तो कॉर्ड कौन है? A से लेके B तक के जो है कॉर्ड है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, तो AB क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा रेडियस को। तो रेडियस कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे OA और OB लिखेंगे, और यहाँ पे Q ऐसा AB जो है ये दोनों को इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB is equal। ओके, ये तो क्वेश्चन है, is equal to radius। ओके, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके लिए हम लोग गिवन लिखेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अगर ये तीनों चीज सेम है, OA, AB और OB, अगर ये सेम है तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी 3 साइड सेम होती है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों? बिकॉज all sides are equal। क्यों इक्विलैटरल ट्राइंगल है? क्योंकि सब साइड क्या है? सेम है, और सब साइड सेम है तो सब एंगल भी इसके अंदर क्या होते हैं? सेम। तो ये एंगल और ये एंगल, इन लोगों की कितनी वैल्यू होगी? 60 60 60। क्यों 60 60 60 होती है? क्योंकि पूरा ट्राइंगल जो है वो 180 होता है। तो 180 को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 180 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको 60 इसको 60 इसको 60, 6 3 18। ओके, सो एंगल AOB कितना होगा मेरा? एंगल AOB हो जाएगा 60। ओके, एंगल AOB इक्वल टू 60, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, AOB अगर 60 आ गया है तो ACB कितना होगा?
ACB जो है उसका आधा होगा। क्यों आधा होगा? ये 60 है तो उसके सामने वाला आर्क AB कितना होगा? वो भी 60 होगा। और ये 60 है तो ये 60 का हाफ होगा। तो हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं AOB इज डबल ऑफ ACB। या तो पहले आर्क AB फाइंड करो और उसके बाद में वो फाइंड करो तो भी चलेगा। तो आपको इसको दो मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। मैं पहले आर्क AB फाइंड कर लेता हूँ। ओके, कि AOB किसको इक्वल है? आर्क AB को। ओके, ये चीज मेरी आ चुकी है फर्स्ट। अभी आर्क AB जो है वो किसको इक्वल है? एंगल AOB को। क्यों इक्वल है? क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल किसको इक्वल होता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, सो एंगल AOB अगर 60 है तो आर्क AB भी क्या होगी? 60 होगी, क्योंकि वो सेंटर से आर्क बना रहा है, कवर कर रहा है। ओके, सो आपको थर्ड वाला भी मिल गया। अब जो है सेकेंड और फोर्थ बचा हुआ है। तो अगर ये 60 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 60 का हाफ। ओके, सो एंगल ACB जो होगा इट इज हाफ ऑफ आर्क AB। क्यों? क्योंकि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ले रहे। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी, ओके, जो आप लोग को मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में बताया था। सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, और थ्योरम आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो ACB कितना है वो पता नहीं, बट हाफ ऑफ मेजर आर्क AB जो है वो पता है, क्योंकि वो आर्क AB को कवर कर रहा है और वो बॉर्डर पे टच है। बॉर्डर पे टच है सरकमफ्रेंस पे, इसके लिए हाफ है। ओके, अगर सेंटर पे टच होता तो वो भी सेम होता था। ओके, तो हाफ ऑफ आर्क AB का वैल्यू कितना है? 60। 60 का आधा कितना होगा? 30। सो एंगल ACB जो है ये भी हमने पता लगा लिया कि ये 30 है। तो ये आपका जो है सेकेंड वाला सॉल्व हो गया। 1 2 3 ये तीनों चीज हो चुकी है। बची है ACB। ACB क्या बता रहा है? आर्क, एंगल नहीं बोल रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पे ऊपर एंगल था, अभी आर्क पूछ रहा है। तो ये 60 है तो ये पूरा कितना होगा? दिमाग में आ गया होगा कि पूरा सर्कल होता है 360, तो ये 60 है तो 60 को निकाल दो तो बचा होगा 300। बट हम लोग को सॉल्व करके बताना होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर्क ACB मेजर आर्क ACB प्लस मेजर आर्क AB। ओके, इक्वल टू 360 होता है। मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज 360। ओके, आर्क ACB कितना है हमारे पास नहीं पता, बट हमारे पास आर्क AB कितना है? 60, जो हम लोग ने ऊपर फाइंड किया। ओके, यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड किया तो इसको 1 दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1। कहाँ से हम लोग ने 60 लिया? तो फ्रॉम 1। ओके, प्लस 60 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 60। सो मेजर आर्क ACB ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 60 इक्वल के उस साइड जाएगा, सो माइनस 60 होगा। 360 में से 60 गया तो 300। ठीक है, तो आपके चारों आंसर आ गए हैं। एंगल AOB जो है वो कितना है? 60। एंगल ACB जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फाइंड कर दिया है। आर्क AB 60 और ये जो है 30 है और लास्ट वाला आंसर 300। ओके,
तो आई होप सो आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम, क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी अगर आप लोग ने थ्योरम किया है, और अगर नहीं भी किया तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आपको थ्योरम की प्रॉपर्टी मिलेगी जहां पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है ऑपोजिट एंगल जो है उन लोगों को प्लस करके कितना होता है 180। ओके, और ये हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, और या फिर कोई भी ऑपोजिट मतलब स्क्वायर हो। ओके, तो कोई भी ऑपोजिट एंगल हो जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल जो है वो प्लस करके क्या होते हैं 180। ओके, चाहे वो कितने भी हो, ये एक एंगल 90 होगा, वो भी 90 हो सकता है, दोनों को प्लस करके 180 आएगा, या तो ये 70 और वो 110, ऐसा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से जो है ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है 180 हो जाती है। और PSR जो है आपको क्वेश्चन में दिया है PSR 110, और आपको फाइंड करना है इतनी सारी चीजें। सो एंगल PQR पूछा गया है, P इधर है, Q इधर है, R इधर है, तो आप लोग जो है ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते हो। एंगल PSR प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180। क्यों 180 हो रहा है, ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ अ ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस सप्लीमेंट्री लिखो या तो फिर 180 लिखो। इस सप्लीमेंट्री लिखा तो भी चलेगा, 180 लिखा तो भी चलेगा। और PSR कितना है क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 110, और PQR हमें नहीं पता। एंगल PQR जो है वो ऐसे ही रहेगा, 180 ऐसे ही रहेगा, प्लस 110 उस साइड गया तो माइनस 110, कितना आ जाएगा 180 में से 110 गया तो 70। समझ में आया? अगर ये 120 देता तो वो 60 आता था, अगर ये 100 देता तो वो 80 आता था। ओके, क्योंकि ऑपोजिट एंगल को प्लस करके कितना होता है 180 होता है। अब हमको क्या पूछा गया है कि मेजरमेंट ऑफ अ आर्क PQR कितना होगा। तो PQR, अब ये एंगल नहीं दिया है, आर्क दिया है। ओके, तो ये 110 है और ये बॉर्डर पे टच है, सेंटर पे तो टच नहीं है। सेंटर पे टच होता तो वो सेम हो जाता था 110, बट अब ये बॉर्डर पे टच है तो वो डबल होगा। 110 का डबल कितना होगा 220। तो लेट अस फाइंड एंगल PSR जो है वो किसका हाफ होगा, मेजर आर्क PQR। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, और आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि एंगल PSR इंस्क्राइब द आर्क मेजर एंगल मतलब मेजर आर्क PQR। ओके, तो कितनी चीज को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ओके, बट मैं आपको सम को जो है ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आपको इजीली बताऊंगा। एंगल PSR कितना दिया है 110, और हाफ ऑफ आर्क PQR कितना दिया है नहीं पता। ओके, सो ये 2 डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई 2 इंटू 110, और ये 1 इंटू मेजर आर्क PQR क्या आएगा, मेजर आर्क PQR ही आएगा। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम हो जाता है। कितना हो गया आंसर आपका 220। ओके, सो ये आपका आ गया 220। अभी आपको क्या पूछा गया है QR। ओके, तो QR जो है वो कितना होगा। ओके, अभी ये चीज को है ना हम लोग, ये जो 220 आया है हम लोग अनदर मतलब ये जो 70 है वो हम लोग फाइंड कर सकते थे इसकी हेल्प लेके। ओके, अगर अनदर मेथड में आपको बोलूं तो, क्योंकि अगर ये 220 हो रहा है तो ये कितना होगा, तो 220 जो है वो 360 में से निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा 140। तो ये 140 होगा तो ये 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उसका आधा होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर पे टच है, तो ये 140 इधर का है तो ये 70 होगा। तो मैं
ये करने के बाद में जो है अनदर फॉर्मूले से 70 निकाल सकता था, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैंने नहीं बताया। और क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं, तो मैं जो है वो सम को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अदरवाइज वो भी मैं आपको बता सकता था, क्योंकि अगर ये 220 है तो ये हो जाएगा 140, और 140 का आधा कितना हो जाता है 70। वो मेथड से भी बता सकते हैं, बट उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग ने छोटा सम लिया है। अभी आर्क क्यू आर पूछा है, तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज दी रखी है कि आर क्यू देखो किसको इक्वल है, आर क्यू किसको इक्वल है, आर क्यू बोलो या क्यू आर, वो पी क्यू को इक्वल है। आर क्यू किसको इक्वल है, पी क्यू को। ओके, आर क्यू इक्वल है पी क्यू को, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके लिए लिखेंगे गिवन। सो आर क्यू अगर पी क्यू को इक्वल है तो उसका आर्क जो है वो भी इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन में साइड दिया हुआ है ना, साइड लिखना भूल गया, साइड आर क्यू इज इक्वल टू साइड पी क्यू। अगर साइड इक्वल होगी तो आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आर्क आर क्यू इक्वल टू आर्क पी क्यू। अभी यहाँ पे क्या दोगे आप, रीजन कि क्यू इक्वल है, इफ द लेंथ of the segment is equal, then the corresponding arc is also equal. थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगी मुझे लास्ट फाइंड करने के लिए, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, नीचे लिखते हैं सेगमेंट इज इक्वल, देन मेजरमेंट of corresponding arc is also equal. ओके, अगर साइड आर क्यू और पी क्यू इक्वल है, आर क्यू और पी क्यू इक्वल है, तो इन लोगों की करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, सो आर्क क्यू आर और आर्क क्यू पी जो है वो सेम हो जाएंगे। ओके, अभी आर्क क्यू आर तो हमें नहीं पता है और पी आर भी हमें नहीं पता है, बट हमें क्या पता है कि पूरा पी क्यू आर कितना है, पूरा पी क्यू आर है 220। ओके, तो पूरा पी क्यू आर जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, आर्क पी क्यू आर जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आधी आधी आर्क प्लस करो, पी क्यू आर कैसे आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, ये जो है इसका है, और यहाँ पे क्या लिखना है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, ये यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन में। ओके, बट यहाँ पे स्पेस कम है, इसके लिए इसको मैंने नीचे लिख दिया। अभी ये कितना है हमें पता नहीं, उसको x लिया, और ये भी कितना है वो पता नहीं, उसको भी x लेंगे। क्यों x लेंगे, क्योंकि वो दोनों सेम है, इसके लिए दोनों को x लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमें 220 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे 1 भी देना होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 हम लोग ने 220 लिया। ओके, तो ये x प्लस एक्स कितना आएगा, 2x आएगा, और ये 220। अब ये x ऐसे ही रहेगा, और ये 220 के नीचे 2 चला गया, तो आपका x का आंसर कितना हो जाएगा, 110, 2 से डिवाइड करने के बाद। ओके, सो 110 किसका हो जाएगा, आर्क क्यू आर का।
ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब ये जो मैंने स्पेस बचाई थी वो लास्ट फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। अभी एंगल आपको पी आर क्यू पूछ रहा है, पी आर क्यू। सो पी इधर है, आर इधर है और क्यू इधर है। आपको ये मिल गया है 110 राइट, क्यू आर, और यही जो है वो दूसरे वाला एक्स भी जो है उसको भी ये भी 110। तो ये कितना होगा, इसका हाफ होगा। सो एंगल पी आर क्यू हाफ ऑफ एंगल आर्क पी क्यू। ओके सो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा 110, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 55। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55। सो हम लोगों को मेजरमेंट ऑफ ए एंगल पी क्यू आर भी मिल गया है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला भी मिल गया है 220, थर्ड वाला भी मिल गया है हम लोगों को 110, फोर्थ वाला भी मिल गया है हम लोगों को 55। ओके तो आपको लास्ट में ऐसा बॉक्स में डालना होगा सारी चीज लिख के। ओके फर्स्ट वाले का 70, सेकेंड वाले का 220, थर्ड वाले का 110 और फोर्थ वाले का 55। सो आपको इतना लिख के एक बॉक्स बनाना होगा। ओके लास्ट में अगर आपको ये चीज जो है हर क्वेश्चन में, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख रहे हो तो ये लास्ट में ऐसा आपको जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको ये लास्ट में ऐसा बॉक्स में बना के आपको लिखना होगा। ओके आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, और इसके आगे का जो समय वो बहुत ज्यादा इजी है। ओके तो वो अब हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, बट यहाँ पे आप लोगों को 70 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे आपको जो है r का वैल्यू 5x माइनस 13 दिए राइट, और उसके साथ में n का वैल्यू जो है 4x प्लस 4 दिया हुआ है। ओके 4x प्लस 4 दिया हुआ है और 5x माइनस 13 दिया हुआ है। तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि MRPN जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे 180, एंगल R प्लस एंगल N जो है दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए 180। Q सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 लिखो या फिर सप्लीमेंट्री लिखो। ओके लास्ट सम में भी मैंने आपको बताया था। सो एंगल R कितना दिया है 5x माइनस 13 प्लस एंगल N कितना दिया हुआ है 4x प्लस 4। 4 प्लस 5 कितना होता है 9x, और ये माइनस 13 है और ये प्लस 4 है, तो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, तो 13 में से 4 गया तो आ जाएगा 9, माइनस 9 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 9। 180 प्लस 9 कितना हो जाएगा 180 प्लस 9 होगा 189, ये x ऐसे रहेगा 9 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड, और 189 जो है ऐसे ही आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। ओके चाहे आप लोग ऐसा डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर जो है वो 21 आएगा। अभी एंगल R जो है क्या दिया हुआ है 5x माइनस 13 राइट, 5x माइनस 13 दिया हुआ है, और एंगल N जो है वो कितना दिया हुआ है 4x प्लस 4, तो x की जगह पे कितना लिखना है 21, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे भी x की जगह 21, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग का 21 है। ओके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस करो 13 कितना आता है आंसर देखो, 5 में से 3 गया 2, और 10 में से 1 गया
तो 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, 4 और 4 8 और ये 8 आ गया। अभी 88 प्लस 92 करो कितना हो रहा है देखो, 9 10 10 और 18। ओके, सो 92 प्लस 88 जो है वो कितना आना चाहिए हमारा 180। ओके, सो 180 आ गया, दैट्स मीन ये हम लोग का आंसर जो है वो राइट है। ओके, आई होप सो आपको याद रख के समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे हम लोगों को प्रूफ दैट दिया गया। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, आर से लेके एस तक के क्या है डायमीटर है। ओके, क्यों? क्योंकि सेंटर को टच होके जा रहा है। ओके, सेंटर को टच होके जा रहा है आर एस। ओके, तो यहाँ पे एस है। सो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, विद द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, पॉइंट टी इज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, टी जो है वो बाहर आ रहा है। तो आप टी आर टी एस को जो है वो बताओ कि वो एक्यूट एंगल होगा। सो लेट्स जॉइन कि टी जो है वो कितना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। ओके, सो आरटीएस हमें क्या बताना है, ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है वो कैसे पता चलेगा, जब हमें कुछ मेजरमेंट मिलेगा। मेजरमेंट क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। सो हम लोग क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ने क्या कर दिया, ड्रॉ, ठीक है, ज्वाइन सेगमेंट आर टी एंड सेगमेंट एस टी। ओके, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। बट क्या हमें इससे ये मिलता है कि वो एक्यूट एंगल है, नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी है ये क्या इसका हाफ है, नहीं है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एम बोलो, ए बोलो, पी क्यू आर जो भी है वो आप पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये इसको हम लोग जो है वो हाफ हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। सो हम लोग जो है लेट अस टेक पॉइंट एम, टेक पॉइंट M on circumference and join, या तो फिर ड्रॉ and join RM and RS, तो ट्राइंगल आपको मिल जाएगा RMS। ओके, तो ये चीज हम लोग ने जो है कंस्ट्रक्शन में ली। अगर ये ज्वाइन हो गया है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि आर ओ एस क्या है, डायमीटर है। तो इसने सर्कल को आधा आधा डिवाइड किया। तो पूरा सर्कल 360 होता है, तो आधा सर्कल कितना होगा 180। तो हम लोग क्या लेंगे, आर एम एस, एंगल आर एम एस क्या लेंगे, हाफ ऑफ मेजर आर्क आर एस, आर एस का आधा होगा। ओके, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है हम लोग ने, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब ये प्रॉपर्टी ले लिया, बट आर्क आर एस जो है वो कितना है, 180 है। 180 क्यों है, 180 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 180 ये आधा सर्कल होने की वजह से हो रहा है। तो सेमी सर्कल लिखोगे, क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल इज 180, क्योंकि पूरा सर्कल 360 होता है तो आधा सर्कल उसका 360 का आधा, दैट इज 180। सो ये हाफ ऑफ 180 कितना हो जाएगा, 90।
अब मुझे क्या मिल गया है, एंगल आर एम एस 90 मिल गया, तो उसके साइड वाला ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। कैसे? लीनियर पैर हम लोग बचपन में कर चुके हैं, है ना, छोटे स्टैंडर्ड में। एंगल आर एम एस प्लस एंगल एस एम टी, क्या लिखेंगे? एंगल इन लीनियर पैर। राइट। सो एंगल आर एम एस तो देखो कितना है, 180 है, 90 है। ओके, तो एस एम टी कितना होगा नहीं पता, बट दोनों को प्लस करके कितना होता है, 180 होता है। ओके, क्योंकि लीनियर पैर में आ रहे हैं, बचपन में टीचर सिखा देती ऐसा। ये अगर 60 है तो बच्चों ये कितना होगा, है ना, तो 120 होगा। तो ये अगर 90 है इधर का, तो इधर का कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों जगह से ये डी के अंदर कितना होता है, 180 आंसर आता है। ओके, सो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा कि हम लोग ने एंगल इन लीनियर पैर क्यों लिया। अच्छा, मैं एस एम टी क्यों फाइंड कर रहा हूँ, ताकि मुझे एंगल टी जो है वो एक्यूट एंगल मिले। प्लस 90 इक्वल के उस साइड गया तो माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 आएगा। सो मुझे क्या पता चल गया, एस एम टी, एस एम टी मतलब बाहर वाला एम के अंदर वाला एम, एस एम टी मतलब बाहर वाला एंगल, ये कितना है 90। तो ये और ये कितना होगा मुझे नहीं पता, तो हमें क्या पता है, पूरा ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल एस एम टी, एंगल एस प्लस एंगल एम प्लस एंगल टी equal to 180, sum of the measurement of a triangle. ओके, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं SMT के अंदर की बात कर रहा हूं। ये S प्लस एम प्लस टी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। S का कितना है वैल्यू नहीं पता, M का वैल्यू कितना है 90 अंदर का M, ओके, और T का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता। तो प्लस 90 इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 90, 180 90 कितना हो जाएगा, 180 में से 90 गया तो अब यहाँ पे देखो मेरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है, S प्लस टी करके कितना आ रहा है 90, यानी S प्लस टी करके कितना हो रहा है 90। तो T का वैल्यू कितना होगा, अगर S का वैल्यू 10 होता है तो 90 में से 10 जाएगा तो T का वैल्यू 80। अगर S का वैल्यू 5 होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 तो होगा, तो S का वैल्यू अगर कुछ भी होगा, अगर मैं उसको 90 में से निकाल दूंगा तो मुझे T मिलेगा। ओके, S का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ये खुला हुआ है, खुला हुआ है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 30 40 50 60 कुछ भी होगी। ओके, सो एंगल T ऐसे ही रहेगा और ये 90 माइनस एंगल S होगा, so that is angle T is less than 90। angle T अगर less than 90 है तो it is acute angle, angle T is an acute angle। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है और इनफैक्ट 4 लाइन का ये क्वेश्चन। प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हर कोई रेक्टेंगल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ने जस्ट अभी किया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी किया था, आपको ध्यान होगा ये डायग्राम को देख के कि ऑपोजिट एंगल जो है वो प्लस करके कितने आ रहे थे, 180। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल जो है वो प्लस करके 180 आना चाहिए। ओके, तो आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज 90। तो B और D को प्लस करके 180 आना चाहिए और A और C को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो हम लोगों के पास गिवन क्या है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग ने ट्राइंगल ABCD को ले लिया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल।
ओके। और टू प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ, ये जो लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन वो डाल दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोगों को क्या पता है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो रेक्टेंगल है। ओके, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके हर एक एंगल क्या होंगे? 90। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब क्या होंगे? 90 होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल है। एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ओके, इज फॉर्म राइट एंगल is always form right angle. That is 90. Okay, so A B C D चारों क्या है? 90। so हम लोग ऑपोजिट एंगल प्लस करते हैं। A के ऑपोजिट में कौन है? C। ओके, सो A का वैल्यू भी 90 है, C का वैल्यू भी 90 है, सो हो गया 180। और अगर आप लोग देखोगे B के ऑपोजिट में कौन है? D। B के ऑपोजिट में D है, तो B भी 90 है और D भी 90 है, तो ये कितना हो गया? 180। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. क्यों साइक्लिक quadrilateral है? Because opposite angle are supplementary. सप्लीमेंट्री या तो फिर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल। सो ये एक्चुअली इतना ही है, और इसके ऊपर जो गिवन और वो टू प्रूफ है तो क्वेश्चन से लिखना है। तो ये 4 लाइन का इस सम है, बहुत ज्यादा इजी था। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे हम लोगों को दो चीज जो है वो प्रूव करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड yz एंड xt ऑफ अ ट्राइंगल wxy इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, तो ये प्रूफ करना है। तो wx, ओके, जो yz है, ओके, y इधर हुआ और z उधर हुआ, ओके, x और t जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल wxy के अंदर। ओके, तो ये हमें जो है प्रूफ करना है wzpt। सो w ऊपर है, z इधर है, p इधर है और t इधर है। ओके, तो इसको हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है। अब मुझे क्या पता है, ये अगर 90 है तो इस साइड वाला भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पैर, और ये अगर 90 है तो इसके इस साइड वाला भी क्या होगा? 90 होगा। तो देखो आप लोग लिखो XZP एंगल XZP प्लस एंगल WZP इक्वल टू 180। ओके, क्योंकि एंगल इन अ लीनियर पैर। ओके, तो XZP 90 दिया है, WZP नहीं पता, $180 ऐसी रहेगा, प्लस 90 इक्वल के इस साइड जाके माइनस 90, तो एंगल WZP कितना हो गया? 90 हो गया। अब जैसे ये 90 हम लोग ने निकाला तो वैसे ही वो 90 आएगा, तो हम लोगों को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली एंगल, अगर YTP अगर ये 90 है तो उस साइड वाला भी 90 होगा, तो WTP
ओके, डब्ल्यू टी पी भी कितना होगा, 90 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर इस साइड वाला लीनियर पेयर का हिसाब से ये 90 तो ये 90 आया, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही आएगा। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि डब्ल्यू जेड पी टी साइक्लिक बताओ, तो डब्ल्यू जेड पी टी साइक्लिक बताने के लिए ऑपोजिट एंगल लेते हैं हम लोग, तो z और t कितना हो रहा है, 90 90 180, तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल डब्ल्यू जेड पी मतलब z और प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी, ओके, मतलब t इक्वल टू कितना आना चाहिए हम लोग का, 180 आना चाहिए। तो डब्ल्यू जेड टी जो है 90 है और डब्ल्यू टी बी जो है वो 90 है। z और t को प्लस करके, z और t को प्लस करके 180 आना चाहिए, दोनों 90 90 तो 180 आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी क्या हो गया, इज साइक्लिक। क्यों साइक्लिक है, बिकॉज क्यों साइक्लिक है, क्योंकि हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऑपोजिट एंगल जो है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ opposite angle is 180। अगर ऑपोजिट एंगल 180 आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा सा इजी है। ओके, अगर आप लोग समझ जाओ तो क्या बोला है, x z t और y को क्या बताओ, कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, x z t और y को कौन साइक्लिक बताओ। तो कौन साइक्लिक होने के लिए इक्वल एंगल जो है सेगमेंट को जो है सबटेंड करना चाहिए। जैसे कि x और y जो है एक ही लाइन है, ओके, यहाँ से कौन जा रहा है, xz जा रहा है और yt जा रहा है और दोनों क्या बना रहे हैं, 90 90। अगर ये दोनों अगर सेम 90 90 बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कौन साइड। तो यही चीज जो है आपको सिर्फ लिखना है रिटन में। ओके, x ऑन लाइन xy, ऑन लाइन xy, ठीक है, ऑन लाइन xy, xz, ठीक है, कॉमा लेते हैं, xz एंड xz के बाद में कौन है, yt, xz एंड yt सबटेंड एन एंगल एंगल 90। देखिए दोनों क्या एंगल बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, विच इज कॉन्ग्रेंट। तो जो क्या है, कॉन्ग्रेंट इज कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाएगा। क्यों कौन साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि कौन साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये है कि एक सेम लाइन के पॉइंट से जो है लाइज करना चाहिए सेगमेंट से, कि वो सबटेंड करना चाहिए इक्वल एंगल। ओके, तो वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो ऐसा प्लेस है, नीचे ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इफ, ठीक है, इफ अ पॉइंट, if a segment, if two segment ठीक है, if two segment subtend an equal length, subtend an equal angle lies on same line. If two segment subtend an equal angle and lies on the same line, therefore it is concyclic. Then it is concyclic, ऐसा लिखना है। ओके, सो यहाँ पे लाइन कौन है, एक्स वाई। सो एक्स और वाई, और कहाँ पे एंगल बना रहे, जेड और टी पे। तो जेड और टी पे, सो दे आर कॉन्साइक्लिक।
है, तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को। एक और बार अच्छे से मैं बताता हूँ, अगर सेम लाइन से सेगमेंट जो है इक्वल एंगल बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। ये 90 है तो ये भी 90 है, दोनों अगर सेम है तो ये क्या हो गया, सेम एंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक। अगर ये 90 होता और ये 40 30 ऐसा होता तो ये कॉन्साइक्लिक नहीं होते, इवन इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन पे भी आ रहे हैं तो वो कॉन्साइक्लिक नहीं होते। कॉन्साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये है कि सेम लाइन पे भी लाइज करना चाहिए दोनों, और इक्वल एंगल भी बनाना चाहिए। तो ये मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही लाइन पे जो है वो आ रहे हैं और ऊपर से वो लोग जो है सेम एंगल जो है वो सबटेंड कर रहे हैं, सो देयरफॉर इट इज कॉन्साइक्लिक। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे रिटन में दिया है। ओके, तो ये पहला वाला हम लोग का हुआ, ओके, यहाँ तक के, और यहाँ से हम लोग ने जो है स्टार्ट किया था सेकेंड वाला। ओके, और यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था सेकेंड वाला। ओके, तो ये आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया गया है, आर्क एनएस जो है वो 125 है, आर्क ईएफ क्या है 37, और हम लोगों को फाइंड करना है एनएमएस जो सर्कल के बाहर आ रही है। तो हम लोग ने इसके पहले के जितने भी सम किए उसके अंदर जो है या तो एंगल सेंटर पे आ रहा था, ओके, या तो एंगल यहाँ पे बॉर्डर पे आ रहा था, इसके बाहर कुछ नहीं गया था, राइट। बट अभी जो है वो इसके बाहर गया है, तो अब क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि सेंट्रल एंगल होता, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होता, और अगर ये 70 है तो ये इसका हाफ होता था 35, राइट। बट इसका क्या करना है हमें, तो हमें क्या लिखना है, वर्टेक्स एम वो कहाँ आ रहा है, वर्टेक्स एम इस लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर आ रहा है, और वो किसको किसको कवर कर रहा है जरा बताओ। ये जो है किसको कवर कर रहा है, इतनी आर्क को भी कवर कर रहा है और ये आर्क को भी कवर कर रहा है। जैसे सेंट्रल एंगल किसको कवर करता था, इसको, और ये जो है कितनी आर्क को कवर कर रहा है, इतने को। वैसे ये जो है वो दो आर्क को कवर कर रहा है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। ओके, तो आर्क एनएस और आर्क एंड आर्क ईएफ, ओके, तो दो आर्क को कवर किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल एनएमएस जो है वो फाइंड करेंगे। तो एनएमएस के अंदर भी समथिंग वैसे ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आर्क को उसने कवर किया है, हाफ ऑफ बड़ी आर्क माइनस छोटी आर्क। ओके, सो आर्क एनएस माइनस आर्क ईएफ। ओके, अगर यहाँ पे वो ज्वाइन होता था, ओके, एन एफ एस रहता तो वो हाफ ऑफ 125 हो जाता, या तो फिर एस ई एन अगर ऐसा होता तो भी वो 125 का आधा होता। बट ये बाहर है तो हम लोग 125 माइनस 37 लेंगे, हम लोग हाफ ऑफ 125 माइनस 37, हाउ मच, 125 माइनस 87, 88, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 3 गया 8, तो आ गया हमारा आंसर 44। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा दिया है तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लेना है या फिर सेंट्रल एंगल लेना है। मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क। बट अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का लास्ट सम, जो हमारा चैप्टर जो है इसके अंदर 3.4 तक के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट सम है और बहुत इजी सम है। ओके, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। सो AC एंड DE इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पे, तो B सेंटर नहीं है। ओके, तो कॉर्ड है, क्वेश्चन में डायमीटर नहीं दिया हुआ है। ओके, अगर डायमीटर होता तो वो सेंटर से पास होता था,
बट फिर भी जो है वो एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो है सेंट्रल एंगल नहीं ले सकते। एंगल ABE आपको कितना दिया है 108 ABE, तो ये दिया है 108 और AE दिया हुआ है 95, आर्क AE दिया हुआ है 95 और आपको पूछा गया है DC। ओके, तो ये अगर आपको पूछा है तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, तो वो सेंटर से नहीं दिया हुआ है कि DC जो है ये DBC जो है ये 100 है तो इतना हो जाएगा, हम लोगों को ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे वर्टेक्स जो है वो बाहर आ रहा था, सर्कल के बाहर आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे वर्टेक्स जो है B वो अंदर आया, तो वर्टेक्स वो ABE का है। ओके, एंगल ABE have vertex inside this circle, और वो किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट आर्क ABE। ये वर्टेक्स B कहाँ है, अंदर है बाहर है क्या, नहीं, तो इसके लिए इनसाइड द सर्कल लिखा गया है और किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क AE को। ओके, सो ठीक उसी तरह DBC भी हम लोग ले सकते हैं। सो एंगल DBC have vertex inside the circle, जो इंटरसेप्ट कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, नीचे की आर्क को DC। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी आप लोग देखो। सो एंगल ABE किसको कवर कर रहा है, 95 को, और यहाँ की ऑपोजिट एंगल लेना है। ओके, वर्टिकल ऑपोजिट। ओके, सो ये इसके ऑपोजिट में कौन है, ये। अगर आपको ये फाइंड करना होता तो आप क्या लोगे, DC के ऑपोजिट में ये, फॉर एग्जाम्पल DBC होता। सो एंगल DBC इज हाफ ऑफ जो भी है, हाफ ऑफ DC और ये। ओके, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना, हाँ। ओके, 108 और क्या है, एट आर्क AE का वैल्यू जो है 95। सो ये जो है 108 एंगल ABE का दिया हुआ है। सो एंगल ABE हम लोग ले लेंगे हाफ ऑफ मेजर आर्क, ऊपर का AE, और कौन सी कवर कर रहा है, आर्क DC। ओके, हम लोग को अभी DBC नहीं दिया है, अगर DBC भी देता, अगर DBC अगर 108 देता क्वेश्चन में, तो DBC इज हाफ ऑफ आर्क DC और इसकी ऑपोजिट क्या हो जाती है, AE। तो यहाँ पे DC प्लस AE आता, तो बात तो एक ही है। ओके, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 108 है तो ये भी 108 होगा, बट ये 108 नहीं होगा क्योंकि सेंटर से पास नहीं हुआ है। ओके, सो हाफ ऑफ आर्क AE कितना है, 95 है। आर्क DC कितना है, नहीं मालूम है। और आर्क एंगल ABE कितना दिया है, 108, 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो ये 1 इन लोग से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम आ जाएगा। ओके, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 1 का 1, 2 1 जा 2। प्लस 95 इक्वल के इस साइड आया तो माइनस 95। 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 9 गया तो 2, और ये 1 का 1। ओके, देखते हैं, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गया तो 2। ओके, तो ये एक आ गया। सो 121 इज द फाइनल आंसर फॉर आर्क DC। अब इसको सीधा करके लिख लो। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, और इसके पहले के जितने सम हम लोग ने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके वापस से प्ले करके देखिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ वो उसके ऊपर ध्यान कीजिए। ओके, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, और एक्सरसाइज को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और
जो है अपने फ्रेंड्स को हेल्प कीजिए और हमें भी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो होने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।